हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम UGC नेट जो अभी 18 जून को पेपर हुआ था हिंदी का, तो उस पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। वैसे आप सभी को पता है कि UGC नेट का जो पेपर हुआ था 18 जून को वो कैंसिल हो चुका है। उसके पीछे कारण कई बताए जा रहे हैं। तो कारण कुछ भी हो, पेपर कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये बात भी तय है कि अगला पेपर UGC नेट का आपका पेपर दोबारा होना है। तो ये पेपर आपको देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका पूरा हम विश्लेषण करेंगे, इनके आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कहाँ से प्रश्न उठाए हैं। क्वेश्चन पेपर को बनाते समय एग्जामिनर का दिमाग जो है किधर चल रहा था, किस प्रकार के प्रश्न उन्होंने अरेंज किए हैं। तो इन सभी बातों को हम देखते चलेंगे और आपको ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर लगभग आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। तो लगभग मैंने 75 या 70 के आसपास पेपर क्वेश्चंस जो है मैंने सॉल्व किए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस है, अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो मैंने सोचा कि जितने मैंने किए हैं और जो क्वेश्चंस कंफर्म है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं और सटीक आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्योंकि अभी UGC नेट के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर भले ही कैंसिल हो गया हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। और क्योंकि पेपर, और अगर किसी का पेपर ख़राब भी हुआ है तो उसके लिए दूसरा मौका है कि क्वेश्चनों की विषय वस्तु को समझें, क्वेश्चंस को समझें कि किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए गए हैं, और उसी हिसाब से अपने जब अब आपका दोबारा पेपर होगा तो उसके लिए आप अपनी तैयारी करें। तो शुरुआत करते हैं। UGC नेट हिंदी का पेपर है ये, और पेपर नंबर 2 100 क्वेश्चन है इसमें। शुरुआत करते हैं। ये पार्ट कौन सा है, मतलब कोड कौन सा है, ये तो मुझे पता नहीं है। 3-4 कोड में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने ये गूगल से उठाया है क्वेश्चन पेपर। और इसमें पहला ही प्रश्न है, जानने कोशिश करेंगे ऑप्शंस के साथ। संस्कृत के 4 अध्याय के, और पेपर अगर ओवरऑल अगर हम देखें इस क्वेश्चन पेपर को, तो पेपर जो है ये आसान नहीं है। पेपर थोड़ा सा टफ ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो UGC नेट के क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो इस तरीके से इतने डीप नहीं थे जितने इस बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखकर ये पता चलता है कि आपको जो सिलेबस दिया गया है उसे आप लाइनर क्वेश्चन से पढ़ेंगे या मोटे मोटे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है। आपके जितने भी उपन्यास दे रखे हैं, नाटक दे रखे हैं, कहानी दे रखी हैं, अगर आप उन्हें सभी को एक बार नज़र से निकाल लेते, जैसे कोई कहानी पढ़ ली आपने, पूरी कहानी की आपने डिटेल पढ़ ली, तो उसके बाद ना तो आपको पात्र याद करने की ज़रूरत है, ना ही आपको ये पता चलेगा कि किसने क्या पता, मतलब दिक्कत रहेगी ये पता करने में कि किसने ये कथन किसका कहा गया है। और ये जब क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो यही देखा है कि ज़्यादातर यही पूछा गया है कि रचना के जो चरित्र हैं, कि ये कथन किसका है, ये चरित्र, ये जो पात्र हैं ये कौन से रचना में से लिए गए हैं। इस तरीके के थोड़े से विषय वस्तु से प्रश्न उठाए गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं हम इस पेपर को सॉल्व करने की। और सबसे पहला ही प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यानी कि पहले प्रकरण से लेकर और उसके बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो 5 प्रकरण आपको दे रखे हैं और इनका 5 का आपको लगाना है। तो अगर इस हिसाब से इनको हम अरेंज करें क्वेश्चन नंबर 51 का, तो इसका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए के हिसाब से सी सबसे पहले आएगा, प्राचीन और भारत और बाह्य विश्व, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। उसके बाद ए पे उसके दूसरे नंबर पर आ जाएगा भक्ति आंदोलन और इस्लाम, और उसके बाद आ जाएगा उर्दू का जन्म, और उसके बाद आएगा शिक्षा में क्रांति, और उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो इस पेपर को सोल्व करने में मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है, और आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आप UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे चैनल पर UGC नेट के लिए अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो इतना कुछ मैंने
मैंने नहीं डाला है, लेकिन जो मैंने डाला लास्ट डे भी मैंने जो यूजीसी नेट के पेपर से पहले दिन जो वीडियो डाली उसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक नहीं, उसमें से पूरे 2 या 3 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं। एक तो जयदेव की पूछी गई है और एक उनकी शताब्दी पूछी गई थी। तो 2 क्वेश्चन मेरी लास्ट वीडियो केवल 10 मिनट की थी। अगर किसी ने वो वीडियो भी देखी तो ये दोनों प्रश्न आपके वहाँ से सोल्व हो जाते हैं। तो काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो आपको यूजीसी नेट का सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से मैं अपने चैनल पर सारा सिलेबस पढ़ाकर डालूं, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो हाँ, दिसंबर के लिए जिनको लगता है कि मेरा अब हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन जिसका जून में नहीं हो पाता है तो दिसंबर के लिए आप हमारे यूजीसी नेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय से तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 51 का। और आप क्योंकि पेपर अभी दोबारा होना है तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और हो सकता है अगली बार जो आपका पेपर बनेगा वो इतना आसान तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार जब पेपर कैंसिल हो जाता है और दोबारा जब पेपर बनता है तो इससे भी थोड़ा सा डीप बनने की पॉसिबिलिटी होती है। और वैसे देखें तो इस बार के क्वेश्चन की जो प्रकृति है क्वेश्चन पेपर की, तो और क्वेश्चंस की जो प्रश्नों की प्रकृति है वो बिल्कुल चेंज है। थोड़ा सा एनटीए ने इसमें चेंज किया है, तो आपको भी अपने पढ़ने का जो तरीका है उसमें चेंज करना पड़ेगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52 और 52 का है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से पूछ रहे हैं कि कौन से कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। तो ऑप्शन ए है। इनमें से हम सीधी बात करेंगे क्योंकि मैंने ये पेपर सॉल्व कर दिया है। तो ए, सी और ई, जो ऑप्शन ए है, ए, सी और ई, ए कथन में है कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ऑप्शन सी, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा, तो ये बात भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। और ई, छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। तो ये जो 3 ऑप्शन है ए, सी और ई, ये जो तीनों कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। और जो कथन बच गए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नहीं हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किस काव्य शास्त्री ने काव्य आस्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? अब आपको पता होगा कि जब हमने रस निष्पत्ति पढ़ी थी तो उसमें भट्टनायक का सिद्धांत हमने पढ़ा था। और भट्टनायक ने जो रस निष्पत्ति थी उसमें 3 शब्द के 3 भाव बताए थे, भोजकत्व, भावकत्व। तो भोजकत्व के जो है ये भट्टनायक से संबंधित है। अंतिम स्थिति भोजकत्व भट्टनायक ने कही है। तो ऑप्शन इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीत मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। प्रश्न नंबर 54 को आपको ध्यान से देखना है। और प्रश्न नंबर 54 के जो हैं ये ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, डी और ई। और ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, पंक्तियां हैं इसमें। अब देखो, जिंदगी नामा उपन्यास अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वो आराम से इन प्रश्नों के जवाब दे देगा। और आपने शायद सोचा भी नहीं था कभी कि इस तरीके के इनके जो मुखड़े हैं इनको क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो रचनाएं थी वही क्रम में लगाने के लिए आती थी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका होगा कि जो देखते हैं सबसे पहले आ जाएगा, आपको इनको लगाना है उपन्यासों में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी कि जो मुखड़ा सबसे पहले आया वो हमें सबसे पहले लगाना है। तो जो ऑप्शन सी है कि अव्वल हमद खुदा दा विरच कीजे और इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ। तो ऑप्शन सी, ये जो मुखड़ा है ये सबसे पहले आया है। और उसके बाद आएगा चढ़ गए खेत पड़ी पुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। उसके बाद ऑप्शन ई आएगा, सी, ई। और उसके बाद आएगा मैं सूरज अगन जलाऊंगी। उसके बाद ये मुखड़ा आ जाएगा बी। और उसके बाद आ जाएगा मियाँ मजनुआ ओ चिट्टे तेरे द्वंद दिखी हसिया ओ। तो डी आ जाएगा और उसके बाद ए रह जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सबसे पहले बनता है सी, ई, बी।
सी, सबसे पहले आ जाएगा सी, फिर ई और उसके बाद बी, तो सी ई बी। तो ये देखना है आपको कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका अपना आंसर मिला सकते हैं और इनको नोट डाउन कर ले ताकि अगला पेपर जब भी आपका दोबारा हो तो आप अच्छे इनमें से कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प मिलने वाली है। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ बताइए। अब मोक्ष होता है कि जन्म मरण से छुटकारा, लेकिन यहाँ पर इस नाटक के अंतर्गत बात हो रही है विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की। तो ये प्रश्न जो है लगभग सभी का सही है, प्रश्न नंबर 55। और बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 56 की तरफ। और प्रश्न नंबर 56 है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सरोज स्मृति कविता अगर आपने पढ़ी है तो आप ये पंक्तियाँ आसानी से आप इन्हें अरेंज कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो फिर आपके लिए बहुत ही टफ बात है ये। और बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं सरोज स्मृति कविता की पंक्तियों को कविता में आने, यानी कि कविता में पहले कौन सी पंक्ति आई है और बाद में कौन सी पंक्ति आई है। तो प्रश्न नंबर 56, और इसमें सबसे पहले आपकी पंक्ति हो जाएगी 1 नंबर पर, तेरा वह जीवन सिंधु तरन। तो 1 नंबर पर यह आ जाएगी। और उसके बाद आ जाएगी मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। तो अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि पूरी कविता की कविता जो है मैं अपने चैनल पर डाल दूँ ताकि आप अच्छे से इस प्रकार से इन्हें पढ़ सकें। और ये अगर आपने कविता पढ़ रखी है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद है ऑप्शन डी, और धन्य मैं पिता निरर्थक था। ये पंक्ति पूछी भी जाती है, आपको ऐसे भी याद रखनी है कि ये पंक्तियाँ कौन सी कविता की हैं, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाएगा बी आ जाएगा चौथे नंबर पर। और ऐसे अगर हम देखें ई, फिर उसके बाद ए और उसके बाद डी, बी और सी, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 57। तो ये समास है, ये तो शायद सभी को आता होगा। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, तो प्रक्रिया जो है, जो हमारी क्रिया है वो किस माध्यम से पूरी हो रही है, हाथ के माध्यम से। तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष में एक दूसरे से अलग होने की बात होती है, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 58। और 58 का जो है ये आसान है, ये भी 58 के आपको पढ़ना है। आप नपो आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में भरकत भूखी भूखी मरो। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, भूखी का मतलब भोंकना। अब कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में सोना शब्द का उचित अर्थ बताना है। तो यहाँ पर सोना का आपको अर्थ बताना है और इसका अर्थ है यहाँ पर कुत्ता, ठीक है। इन पंक्तियों में है कुत्ता, तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 59 यानी कि 59। और प्रश्न नंबर 59 का जो ऑप्शन है, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। और क्वेश्चन है इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, यानी कि निबंध और निबंधकार दिए गए हैं। और निबंध हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे। अगर आपने सारे निबंध याद कर लिए होंगे तो ये वीडियो आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको आसानी होगी करने में। और ऑप्शन ए का जो है गेई गांव की आपको मिलान करना है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन 4। और ऑप्शन 4 के तहत ए का तीसरा है, यानी कि गवई गांव की गंध, ये विवेकी राय का है। और यथासंभव जो है, यथासंभव ये शरद जोशी का है। और शिखरों के सेतु, ये है शिखरों के सेतु, तो ये शिव प्रसाद सिंह का है। और जो बाकी बच गया वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये रघुवीर सहाय का। तो ऑप्शन 4 जो है ए का तीसरा और बी का पहला, सी का चौथा, तो ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 60। और इसमें दिए गए हैं संवाद गीत की पंक्तियां हैं। और ये जो प्रश्न है अभी मैं इसे नहीं ढूंढ पाई हूँ कि ये किसके हैं, मैंने अभी नहीं इसे प्रश्न को सोल्व किया है, तो इस प्रश्न को अभी मैं छोड़ रही हूँ। और ये प्रश्न मैं अभी नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको दोबारा से मतलब इनको बता सकूँ। यानी कि एक वीडियो और डालूंगी, अभी कुछ एक प्रश्न जो हैं रहते हैं, मैंने सोचा कि जो भी प्रश्नों की जानकारी दें हैं वो हम सटीक दें। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ।
और प्रश्न नंबर 61 का है पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चंस के ऑप्शन को पढ़ें। और क्वेश्चन है आपका मुक्ति बोध की रचनाएं बतानी है आपको। निम्न में से किस आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्ति बोध है? यानी कि आपको कुछ पुस्तक दी गई हैं और इसमें से पूछ रहा है कि आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्ति बोध हैं। कौन? 5 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 61 और इसमें ऑप्शन हो जाएगा नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, ये भी है मुक्ति बोध द्वारा रचित कविता है। और उसके बाद है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी मुक्ति बोध की रचना है। और उसके बाद है कामायनी एक पुनर्विचार, तो ये ऑप्शन भी ये जो रचना है ये भी मुक्ति बोध की है। तो इस हिसाब से ए डी ई यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखना अगर इनमें से अगर आप इन ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, मैं इस क्वेश्चन पेपर के कई पार्ट में डालूंगी। देखो जब विश्लेषण करके क्वेश्चन पेपर को बताते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर इनमें से आपको एक रचना का भी पता है, जैसे कामायनी एक पुनर्विचार, आपको पता है कि ये तो मुक्तिबोध की रचना है, मुझे ये पक्का पता है, तो आपको देखना कि ऑप्शन ई किस में है। तो ऑप्शन ई पहले ऑप्शन में नहीं है, कट गया। उसके बाद ई जो है, अब बाकी तीनों में तो एक ऑप्शन तो आपके पास कम से कम हो गया। फिर मान लो एक दूसरी रचना को और पता है आपको, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी मुक्तिबोध का है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसमें नहीं है, तो ये भी आपका कट गया। अब ऑप्शन डी इसमें भी नहीं है। और अगर किसी बच्चे को ऑप्शन डी का ही पता है कि कंफर्म है कि ये मुक्तिबोध की है, तो उसका तुरंत ही ऑप्शन डी जो है इसमें एक ही ऑप्शन में है और तुरंत इस क्वेश्चन को वो सही कर देगा। तो 61 का ऑप्शन सी जो है 3 जो है राइट आंसर होगा। 62 का है जब तक भाषा, प्रश्न नंबर 62, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 62 का बताना है। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर आपको इस तरीके का कोई तुक्का नजर नहीं आ रहा है तो रामचंद्र शुक्ल जी को आप टिक कर सकते हैं। उसमें लगभग जो पॉसिबिलिटी है ऐसे प्रश्नों में वो ठीक होने की रहती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 तरफ की तरफ। और 63, निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर आपको लगाना है। और अब ये देखो, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 63, और ये चरित्र दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि पात्र दे रखे हैं। और उपन्यास के प्रकाशन वर्ष, अलग अलग उपन्यास के अलग अलग दे रखे हैं। अब आपको अगर उपन्यास का पता है कि कौन सा उपन्यास पहले प्रकाशित हुआ था, तो आप और पात्र भी पता होना चाहिए, तो वैसे कहने में ये क्वेश्चन जो है आसान नहीं है। प्रश्न नंबर 63 का जो ऑप्शन 2 है ये राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सबसे पहले डी जो प्रताप प्यारू है ये आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका ए सोमराज सहानी, और उसके बाद आ जाएगा सी रूपन बाबू, और उसके बाद ई जो है प्रताप बी, और उसके बाद भी काशीशा। तो कुल मिलाकर 63 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है हमारा 64। और 64 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 64 प्रश्न नंबर, इसको आप पढ़ना है और सभी ऑप्शन भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। 64, तो अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? तो भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न, अब हमने भारत दुर्दशा नाटक तो पढ़ा था, गीतों के ऊपर किस शैली या राग का नाम दिया गया है? इनमें से किन किन का प्रयोग इस, आपको ये बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक के अंतर्गत कौन से शैली या राग का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न नंबर 64 का है, इसमें बात करें तो लावणी गाता हुआ आता है, मैंने ये पढ़ाया था भारत दुर्दशा, अपने चैनल पर भी पढ़ा रखा है। और उसके बाद आ जाएगा राग चैती गौरी, ये भी जो राग है ये गाया गया है। और उसके बाद राग काफी। तो सी डी और ई, सी डी ई जिसका भी ये पेपर है उसने भी ये सही टिक लगा रखा है प्रश्न नंबर 64 का।
ऑप्शन 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 65 जो है इसका आंसर भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पूरा कंफर्म करके ही बताऊंगी। और उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, तो क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको करवा दूंगी। 67 जो प्रश्न है ये तो बहुत ही आसान है, शायद ये सभी को आता होगा। और इसमें विशेषण दे रखे हैं आपको और विशेषण का प्रकार दिया गया है। 67 क्वेश्चन नंबर 67, तो इसमें देखते हैं हम 67 में अब आपको ये बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 67 का। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास सबसे पहले अच्छा। अच्छा आपको पता है कि गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद सवा ये संख्यावाचक है। कुछ जो है कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक में है ये, और वह जो है ये सारनामिक विशेषण है। और ये प्रश्न भी जिस किसी बच्चे ने कर रखा है उसका भी ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 68। तो 68 में दिया गया है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी भी गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये जो कथन है ये कथन है इसका राजा निर्बंसिया। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र? अब बांगरू पता है हरियाणवी बोली को कहा जाता है, तो किस क्षेत्र में माना जाता है? बोली का क्षेत्र आ जाएगा जब हरियाणा की बात हो रही है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे है हिया जरत। हिया जरत नेक्स्ट प्रश्न है, हिया जरत रहत दिन रहत आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? तो ये जो गाता है आपका इसका आपको सही आंसर बताना है। तो आप ऑप्शन इसको अच्छे से पढ़िए और फिर आपको बताना है कि कौन सा पात्र इसमें से ये गाता है। तो ये कथन जो है ये होरी गाता है, ये जो गीत है ये होरी गाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुमड़ाई हो गई। देखो ये सीधे तौर पर ये रचना जो है आपके उधर इसमें सिलेबस में दी गई थी, तो इस बार हम सिलेबस में जो रचनाएं थी वो नहीं पढ़ा पाए थे। हमारा चैनल अभी नया है तो मैंने सोचा पहले मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ, तो इन तक हम नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन हाँ दिसंबर तक मैं ये सब डालने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तेरी कुमड़ाई हो गई, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुमड़ाई हो गई, ये सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। तो आपको याद रखना है कि लहना जो पात्र है ये इसका है, क्या तेरी कुमड़ाई हो गई इस रचना का ये पात्र है। तो उसकी जो उम्र थी वो 12 वर्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। तो आपको इसके प्रमुख सदस्यों के नाम बताना है। शेखर एक जीवनी, तो प्रश्न नंबर 72 को आपको बताना है शेखर एक जीवनी। तो देखते हैं इसकी तरफ। तो इसमें शेखर एक जीवनी में इसमें से बनाई गई समिति के जो प्रमुख सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें सदस्य थे सदाशिव, और उसके बाद आ जाएगा राघवन, और उसके बाद देवदास। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, डी और ई, यानी कि बी, डी और ई, ये आप देख ले बी, डी और ई। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 73 में है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका ऑप्शन आपको देखना है। सबसे पहले इस क्रम में आ जाएगा लहासा से उत्तर की ओर। तो ऑप्शन ई जो है ये सबसे आगे होगा, और ऑप्शन ई इस सबसे आगे इसमें नहीं है, और ऑप्शन ई इसमें भी नहीं है। अब रह गया आपके पास 2 ऑप्शन, और उसके बाद है चांग की ओर। तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा, तो यानी कि ई सी। ठीक है, ई सी, और उसके बाद आ जाएगा सैक्के की ओर, यानी कि ऑप्शन ए ई सी ए।
तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 73 का। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और एक साहित्यिक की डायरी के प्रश्न नंबर एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता बतानी थी। तो उसकी शैक्षणिक योग्यता है प्रश्न नंबर 74। शैक्षणिक योग्यता आपको बतानी है कि वो बीटेक था एक तो, और बीटेक के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता बीएससी बीटेक एलएलबी, बीएससी तो इसमें आप देख लें एलएलबी बीएससी बीटेक, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 75 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 75 है एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है यहाँ पर आपको। और एक साहित्यिक की डायरी, तो ये शीर्षक आपको ध्यान से पढ़ने हैं, फिर इनको क्रम से आपको लगाना है। तो ऑप्शन ए में है वीरकर और डबरे पर सूरज का बिंब, तो सबसे पहले इसमें से आ जाएगा प्रश्न नंबर 75 का है ये, सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन डी, ये आएगा तीसरा क्षण ऑप्शन डी देख लें सबसे पहले कौन से में है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन 2 में है सबसे आगे, तो ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले तो तीसरा क्षण ये 1 नंबर पर आ जाएगा, और उसके बाद है डबरे पर सूरज का बिंब, ये 2 नंबर पर आ जाएगा, और ई जो ऑप्शन है ये तीसरे नंबर पर नए की जन्म कुंडली, ये तीसरे नंबर पर, और ए जो है ये चौथे नंबर पर, और सी जो है ये 5वें नंबर पर। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है ऐसादे वीणा कविता में वर्णित प्रियवंद के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें दे रखे हैं आपको संबोधन दे रखे हैं, ओ दीर्घकाय, ओ शरण्य। देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़कर साफ पता चल रहा है कि जिसने कविताएं पढ़ी हैं अच्छे से, तो वो तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। तो विकल्प आपको चुनना है इसमें से सबसे पहले कौन सा संबोधन आ जाएगा प्रश्न नंबर 76 में। तो सबसे पहले संबोधन आएगा ओ विशाल तरु, ये 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद है ओ दीर्घ का, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन जो बी है ओ स्वर संभार, ये ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाएगा, यानी कि DAB। तो DAB ये ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 77 है इनमें से कौन 13वीं शती में प्रमुख काव्यशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये क्वेश्चन मैं कह रही थी, मैंने पेपर से जस्ट 1 दिन पहले वीडियो डाली थी और 10-1 मिनट की वीडियो थी। तो उसमें 13वीं शताब्दी के जो जयदेव थे, मैंने ये सारे काव्यशास्त्र और शास्त्री और इनकी रचनाएं मैंने डाली थी। तो यहाँ पर इनका जो राइट आंसर है वो जयदेव हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 78 है आपका। प्रश्न नंबर 78 प्रश्न नंबर 78 में दे रखा है कि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री संबंधी कृति दे रखी हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्री दिए गए हैं, और इनको मिलान करना है प्रश्न नंबर 78 के अंदर। तो लिटरेरिया बायोग्राफिया, ये देखो मैंने सारे सिद्धांत पढ़ा रखे थे, कालरीज, वर्ड्सवर्थ और रिचर्ड्स, इन सब के सिद्धांत मैंने यहाँ पर पढ़ा रखे थे मोटे तौर पर भी। अगर आपने पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। लिटरेरिया बायोग्राफी ये कालरीज की पुस्तक का नाम है। तो ए का ऑप्शन 3, तो ए का ऑप्शन 3 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, और थोड़े बहुत तरीके से भी आपको पता है तो भी आप कर लेंगे। ऑप्शन बी जो है द रिटरिक्स, ये अरस्तु की है। द पोएटिक, द स्टेटस, द लाज, तो ये किसकी थी, अरस्तु की हैं। और उसके बाद सी का जो है ऑप्शन ए लिरिकल वेल्डस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये जो बच गई ये IA रिचर्ड्स की है, डी का दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके इस पेपर में थोड़े से कटे हुए हैं, तो प्रश्न नंबर 79 यानी कि 79 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 79 में है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? तो सतपुड़ा के जंगल में ये गलत लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ढोल की बात हुई है 79 में। और 79 के बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 80 की। प्रश्न नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये किस किस के हैं? कुछ पात्र दे रखे हैं सूची ए में, और फिर यहाँ पर साथ में कुछ रचनाएं दे रखी हैं और उनके पात्र पूछा है। प्रश्न नंबर 80 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 में आपको बताना है कि कौन से पात्र का किस किस का ये है। प्रश्न नंबर 80 में जो है ये 79, एक मिनट, 78, फिर ये सतपुड़ा वाला 79, और हाँ ये प्रश्न नंबर 80 ही है, प्रश्न नंबर 80। तो प्रश्न नंबर 80 का जो है ऑप्शन जो 4 है, इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। ब्रज किशोर जो है ये परीक्षा गुरु का है, और जो अजय है ये आपका बंटी उपन्यास का है, और पूरण देई जो है ये झूठा सच का है, और जो निहाली है वो धरती धन है अपना। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना दुख के सब निस्सार। प्रश्न नंबर हो जाएगा ये 81, प्रश्न नंबर 81 का हो जाएगा। तो ये आपको सही आंसर बताना है, बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार। ये पंक्तियां भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम आपके पेपर में काम आ सकती हैं। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। 81 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? तो स्त्री मुक्ति की बात इन्होंने किस निबंध में कही है? श्रृंखला की कड़ियां। ये बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 83 आता है हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले। अब हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास 1933 में प्रकाशित हुई। जिसका आपको पता है वो सबसे पहले लिख ले, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पता आपको 1929 में प्रकाशित हुआ, और जायसी ग्रंथावली जो है 1924 में प्रकाशित हुई, और उसके बाद है भ्रमर गीत सार, ये 1925 में प्रकाशित हुई, और रस मीमांसा जो है ये 1949 में प्रकाशित हुई। तो आपको पता है कि रस मीमांसा जो है ये ऑप्शन ए जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन ए की सबसे बात करें तो ये भी हमारे पास कट हो जाता है, बी ऑप्शन भी कट हो जाता है। ऑप्शन ए जो है इन 2 ऑप्शनों में है, 3 और 4 में। तो आपको लगाना है सबसे पहले आ जाएगा गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, और इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले बी 1933 में, सॉरी ऑप्शन ई पहले आना चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो 1929 में, तो सबसे पहले आना चाहिए, सॉरी 1923 में गोस्वामी तुलसीदास वाली सबसे पहले ऑप्शन बी, 23 है ये मैंने 33 लिख दिया, तो ऑप्शन बी सबसे पहले आ जाएगा, फिर ऑप्शन सी आ जाएगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन डी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मिस्र, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? ये आपको बताएं तो मिस्र बंधु विनोद जो है ये 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में प्रकाशित है, ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मिस्र बंधुओं द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा जो पात्र है, प्रश्न नंबर 85 का आपको बताना है, और प्रश्न नंबर 85 का है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोशिका गटवार कहानी के हैं? ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी, डी और ई। बी यानी कि लक्ष्मा, और डी है गुसाई, और उसके बाद ई में आ जाएगा बी, डी धर्म सिंह। ये जो तीनों हैं लक्ष्मा, गुसाई और धर्म सिंह, ये कोशिका गटवार कहानी के पात्र हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 86 है, और प्रश्न नंबर 86 का जो आंसर है वो आपको बताना है, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है, पहले से बाद के क्रम में आपको इनको अरेंज करना है। और नाटक के गीत हैं ये,
युगल गीत, पूजा गीत, वंदना, समूहगान और डंडा गीत, ये गीत आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 86 में सबसे पहले आ जाएगा सी, सबसे पहले नंबर पर सी ऑप्शन आएगा, उसके बाद ए ऑप्शन आ जाएगा युगल गीत और उसके बाद आ जाएगा ई ऑप्शन तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से आप मिला लें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ए ई। तो सी ए ई जो है ये दूसरे ऑप्शन में है और ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन जो है 2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है। तो करीमुद्दीन जो है परिंदे कहानी का पात्र है ये, और यहाँ पर लतिका है या एक स्त्री पात्र भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 87, ठीक है, प्रश्न नंबर 87 ये परिंदे कहानी के, इसमें लतिका और करीमुद्दीन, लतिका भी है, याद रखना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे यही पूछ ले। लतिका और करीमुद्दीन ये 2 मेन पात्र हैं। प्रश्न नंबर 88 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88, और इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में, प्रश्न नंबर 88। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा अंक पशु का उदय, नंबर 1 पर ई ऑप्शन हो जाएगा। तो ई ऑप्शन 1 में ही दे रखा है, ई ए डी सी बी, ई ए, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और डी पे पंख पहिए और पटियां, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जब आपका दोबारा पेपर होगा तो मैं कोशिश करूंगी ये सारे नाटक, कहानियाँ और उपन्यास जो आपके सिलेबस में दी गई हैं उन्हें हम सीधे तौर पर पढ़ाएं। नेक्स्ट है अगले प्रश्न, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। तो ये कथन किस लेखक का है। ये कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न नंबर 89 का है ये प्रश्न, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये जो बात है, ये कथन है, ये साहित्य की महत्ता नामक निबंध में कही गई है। साहित्य की महत्ता, ये इनका एक निबंध है, तो ध्यान रखें ये निबंध जो है ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 की तरफ। और निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष की ओर से क्या करना है, आपको अरेंज करना है, पहले से बाद के क्रम में इनको आपको लगाना है। तो प्रश्न नंबर 90, और आज की इस वीडियो में हम इतने ही करेंगे, फिर अगली वीडियो एक और डाल दूंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जो चित्रलेखा है ये 1934 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है जो विराट, जिसका आपको पता है पहले वो आप लिख ले, जैसे कि 1936 में विराटा की पद्मिनी, तो चित्रलेखा पहले आएगी, ए और सी। अगर आपको 2 का भी पता है, ए और सी ये दोनों सही हैं। अब सी इसमें पहले आ गया, ए बाद में, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद ए और सी, इसमें भी सी और ए हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तो इसमें राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, मैंने बताया कि जैसे कि आपको 2 ही रचनाओं का पता है कि एक चित्रलेखा ये 1934 में, विराटा की पत्नी 1936 में, तो ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा। अब ए इसमें पहले है और सी बाद में है, एक ए और सी। अब ये 2 ही ऑप्शन आपके पास रह गए, तो इनमें से अगर एक का और भी आपको पता है कि जैसे अलका है ये 1933 में प्रकाशित हुई। ठीक है, अलका जो है 1933 में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डी ए ई, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न अब मैं थोड़े से इस वीडियो में इतने ही करवाने की कोशिश करूंगी, उसके बाद के जो प्रश्न है हम एक वीडियो में और डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा करवा ही देती हूँ। प्रश्न नंबर 91 जो है 91 में है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये अगर मैंने डिटेल से आपको करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सी, यानी कि काव्य अलंकार, और उसके बाद प्रकाशित हुई धवन्यालोक लोचन, और सी डी, यानी कि सी और डी, ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 का। उसके बाद आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो ये पात्र मैंने अभी नहीं किए हैं। तो बाकी जो प्रश्न है इसमें से
हाँ, थोड़े से मैं अभी और 1-2 प्रश्न और करवा देती हूँ। ये मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, जिन प्रश्नों पे मुझे अभी थोड़ा कंफर्म नहीं था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपके सारे डाल दूँगी। प्रश्न नंबर 92 और उसके बाद है 93 और उसके बाद अगला प्रश्न है, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये तो सभी को पता होगा कि ये जून 1955 में पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। BCG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इसके सदस्य 20 या 21 थे, तो इसके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। हो सकता है अगली बार आपसे यही प्रश्न पूछ लें, ठीक है। तो आगे जो है ये प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले पार्ट जो है मैं कल बिल्कुल डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने आज कंप्लीट कर लिया है लगभग 90 प्रश्नों तक, ठीक है। 91 तक कंप्लीटेड है हमारा। और उसके बाद सेकंड नंबर पार्ट नंबर 2 मैं कल डालूंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।